नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईवीएम के खिलाफ विपक्ष के आंदोलन की, राहुल गांधी के जयपुर दौरे की, देखेंगे किसानों के दिल्ली कूच को, मोदी पर आरोप लगाने वाले आईपीएस को मिली बड़ी राहत को, जानेंगे कैसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के संविधान बदलने के बयान ने मचाई खलबली, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे सीरिया में हुए तख्ता पलट को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में बीपीएससी परीक्षा पर नहीं थम रहा विवाद। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बोले बिहार में लाठी डंडे वाली सरकार, होश में नहीं है सीएम। आम आदमी पार्टी ने सफेद झाड़ू के चुनाव चिन्ह को बदलकर किया काला, केजरीवाल ने बताई वजह, कहा बुरी नजर से बचने के लिए बदला चुनाव चिन्ह। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार का 1 साल पूरा, सीएम रेवंत रेड्डी ने 1 साल में सरकार की प्रमुख उपलब्धियों पर जताई खुशी, कहा हमने 1 साल में रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां दी है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 11वीं बाजी में विश्व शतरंज चैंपियन डिंग लिरेन को दी मात, 6-5 से बनाई बढ़त। सबसे पहले 7.5 अंक वाला खिलाड़ी बनेगा विश्व शतरंज चैंपियन। ये तो थे सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर मचा बवाल अब और तेज हो गया है। एनसीपी चीफ उस गांव में पहुंच गए जहां ईवीएम में धांधली की बात कही जा रही है। एनसीपी एसपी विधायक ने तो यहां तक कह दिया है कि मैं जीत गया हूं, लेकिन ईवीएम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो शरद पवार ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर अब एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार ने सवाल उठा दिए हैं। पवार सोलापुर जिले के मरकड़वाड़ी गांव में पहुंचे थे, जहां विधानसभा चुनावों के परिणाम के खिलाफ ईवीएम विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पवार ने ग्रामीणों से मुलाकात करने के बाद कहा, यहाँ आने से पहले मैंने सुना था कि यहाँ के लोगों पर मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि उन्होंने अलग रुख अपनाया था कि आप बैलेट से चुनाव कराना चाहते हैं, क्योंकि आपको नतीजों पर भरोसा नहीं था। ये आश्चर्यजनक है। शरद पवार ने ईवीएम और लोगों की शिकायतों को लेकर कहा कि आपने जो भी शिकायतें मुझे सौंपी हैं, हम उन्हें चुनाव आयोग और राज्य के सीएम को भेजेंगे और एक प्रस्ताव लाएंगे कि हम ईवीएम पर चुनाव नहीं चाहते हैं, ये बैलेट से होना चाहिए। अमेरिका, इंग्लैंड और कई यूरोपीय देश ईवीएम पर नहीं बल्कि मतपत्रों पर चुनाव करा रहे हैं। जब पूरी दुनिया में मतपत्रों पर चुनाव हो रहे हैं तो हम क्यों नहीं। पवार ने ग्रामीणों के आंदोलन को लेकर कहा कि इसे जारी रखना जरूरी है, अदालत में भी इसी तरह लड़ना जरूरी है। मैं लड़ने के लिए आपके साथ हूँ। निर्वाचन क्षेत्र की सभी तहसील से ईवीएम हटाएं और संकल्प लें कि अगला चुनाव मतपत्र पर हो। यही नहीं, पवार ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि हम उनकी आवाज संसद में भी उठाएंगे। इस आंदोलन पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय चुनाव आयोग से चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ मालशराज सीट से एनसीपी विधायक उत्तम राव जानकर ने कहा कि जब काउंटिंग के दौरान मरकड़वाड़ी की ईवीएम की गिनती हुई तो मैंने उसी समय वीवीपैट काउंटिंग की मांग की, लेकिन प्रशासन ने कहा कि अभी काउंटिंग चल रही है, ये नहीं हो सकता। नतीजे के बाद ग्रामीणों ने सवाल किया कि ये कैसी वोटिंग है जिसमें वोट किसी को दो और जीत कोई और जाता है। जंगर ने कहा कि मारकड़वाड़ी के 1400 लोग शपथ पत्र देने को तैयार हैं कि उन्होंने एनसीपी एसपी को वोट दिया था। आपको बता दें कि मारकड़वाड़ी में 1904 वोट डाले गए थे, जिसमें से एनसीपी एसपी के उत्तम राव जांगर को 843 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के राम सातपुते को 1003 वोट मिले। और इस नतीजे के बाद से ही मारकड़वाड़ी में आंदोलन चल रहा है। विपक्ष ईवीएम के खिलाफ मुहिम तेज करने की तैयारी में है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो राहुल गांधी भी सरकार की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अक्सर ही लोगों को चौंकाते नजर आते हैं, अचानक ही वो कहीं भी पहुंच जाते हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के संगम कार्यक्रम में शिरकत की। तो किन मायनों में राहुल का ये दौरा रहा खास, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अचानक राजस्थान पहुंचे। यहाँ उन्होंने खेड़ापति बालाजी सामोद में पार्टी के ट्रेनिंग कैंप नेतृत्व संगम में हिस्सा लिया। इस कैंप में अलग अलग राज्यों के डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। कांग्रेस के इन ट्रेनिंग कैंपों में कार्यकर्ताओं को पार्टी की मूल विचारधारा के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। इन कैंपों में चरखा चलाने के साथ कई तरह की एक्टिविटी करवाई जाती है। मुख्य फोकस गांधीवाद और कांग्रेस की विचारधारा पर रहता है। कांग्रेस ट्रेनिंग सेल लगाकर कैंप लगाती है। राहुल गांधी ट्रेनिंग कैंप में शामिल हुए और वापस दिल्ली लौट गए। इस कैंप को लेकर उन्होंने किसी तरह की जानकारी नहीं दी। दूसरी तरफ राहुल के राजस्थान दौरे को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को व्यक्तिगत नहीं बल्कि वैचारिक रूप से राजनीति करने के लिए तैयार करना है। वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में नियमित प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। उसी तरह से अलग अलग राज्यों में भी शिविर आयोजित किए जाते हैं। नई पीढ़ी को गांधी या स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानकारी देना और उन्हें प्रशिक्षित करना
राहुल गांधी भी कहते हैं कि राजनीति में हमारी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं बल्कि वैचारिक है, इसलिए उसी के अनुसार प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें आने वाली पीढ़ी हमारी पार्टी की विचारधारा, सिद्धांतों, कार्यक्रमों को जानकर राजनीति कर सके। गहलोत ने कहा कि इस कांग्रेस के संगम नेतृत्व कार्यक्रम को मैं क्रांतिकारी कार्यक्रम मानता हूं। दुर्भाग्य से लोकतांत्रिक मूल्य खत्म हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल बन गया है उससे लोग डरे हुए हैं। राहुल के जयपुर पहुंचने से बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है, तो किसानों ने भी बीजेपी सरकार की परेशानी को बढ़ा दिया है। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर डेरा डाले हुए किसान फिर से दिल्ली चलो का ऐलान कर चुके हैं। 101 किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर बढ़ा। इस दौरान पुलिस की तरफ से किसानों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। इस दौरान पुलिस और किसानों में बहस भी देखने को मिली। तो क्या कुछ हुआ इस दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर बड़ी हलचल देखने को मिली। एक तरफ जहां 101 किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ कूच कर रहा था, तो दूसरी तरफ वहां पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच बहस भी हो गई। हरियाणा पुलिस ने किसानों से दिल्ली जाने का परमिशन लेटर मांगा। उन्होंने कहा कि बिना परमिशन के वो दिल्ली नहीं जा सकते, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया कि उन्हें दिल्ली जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और वो पैदल जा रहे हैं। किसान जब आगे बढ़े तो हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस बीच हरियाणा पुलिस ने किसानों पर फूल भी बरसाए। किसान नेता सरवन पंधेर के मुताबिक 8-9 किसान घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर है। इसके बाद जत्थे को वापस बुलाने का फैसला लिया गया। करीब 3.25 घंटे के बाद जत्थे को वापस बुलाया गया। अब मीटिंग कर आगे की रणनीति बनाएंगे। बता दें कि किसान केंद्र सरकार से फसलों पर एमएसपी की गारंटी के कानून समेत 13 मांगे कर रहे हैं, जिसके लिए वो सरकार से बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई कदम बढ़ाती नहीं दिखाई दे रही। इससे पहले भी किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें कई किसान घायल हो गए। इसके बाद पंधेर ने किसानों को वापस बुला लिया। किसानों का ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है, तो गुजरात में पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाने वाले आईपीएस अधिकारी को बड़ी राहत मिल गई है। आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को पोरबंदर की कोर्ट ने बरी कर दिया है। संजीव भट्ट का नाम 2002 के गोधरा मामले से जुड़ा हुआ है। संजीव भट्ट ने ही तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी की गोधरा मामले में भूमिका होने पर सवाल खड़े किए थे। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। गुजरात की एक कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 1997 के कस्टडी में टॉर्चर करने के मामले में बरी कर दिया है। दरअसल 1994 के आर्म्स बरामदगी मामले के 22 आरोपियों में से एक आरोपी नारायण जाधव ने 1997 में मजिस्ट्रेट कोर्ट में भट्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में कहा गया था कि उसे पुलिस कस्टडी में संजीव भट्ट और कांस्टेबल ने टाडा और आर्म्स एक्ट के मामले में कबूलनामा करने के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर टॉर्चर किया था। हालांकि इस मामले में बरी होने के बावजूद संजीव भट्ट फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो 1990 के एक और मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। बता दें कि भट्ट तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने 2002 के गुजरात मामले में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। बाद में एसआईटी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। बताते चले कि संजीव भट्ट दिसंबर 1999 से सितंबर 2002 तक गांधीनगर में स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो में डिप्टी कमिश्नर के पद पर थे। जब गोधरा मामला हुआ उस वक्त वो तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। गोधरा मामले के बाद पूरे गुजरात में व्यापक हिंसा भड़क उठी थी। सितंबर 2002 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को मोदी के भाषण की रिकॉर्डिंग देने के आरोप में भट्ट का ट्रांसफर कर दिया गया था। पीएम मोदी पर आरोप लगाने वाले आईपीएस अधिकारी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट का ये फैसला सुर्खियों में है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के बयान को लेकर भी चर्चा तेज है। पूर्व जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने आरक्षण पर मोदी सरकार के फैसले से संविधान बदलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि संविधान को सिर के बल पलट दिया गया, जिसके बाद मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार का एक और फैसला सवालों से घिर गया है। इस बार सवाल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने उठाए हैं। पूर्व जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दिए जा रहे 10% के आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान में 103वें संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू करना संविधान को उलटने जैसा है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन ने जो भी हासिल किया है वो संविधान के उलटने से कम नहीं है। संविधान निर्माताओं ने कुछ समुदायों के प्रति ऐतिहासिक गलतियों के कारण पैदा हुई सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए आरक्षण की परिकल्पना की थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी आर्थिक मानदंड के बारे में सोचा भी नहीं था।
इसके साथ ही जस्टिस नरीमन ने 2022 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इस आरक्षण को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संविधान के अनुच्छेद 46 के ठीक विपरीत बताया। जस्टिस नरीमन ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जातियों एससी, अनुसूचित जनजातियों एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का अधिकार देता है, लेकिन यह अनुच्छेद आर्थिक मानदंडों के आधार पर वर्गीकरण को बिल्कुल भी सही नहीं ठहराता। इसके अंतिम भाग को सभी 5 न्यायाधीशों ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि ईडब्ल्यूएस कोटे में ऊंची जाति के हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों को आरक्षण की इजाजत दी गई है, जबकि उन्हें कभी भी ऐतिहासिक रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ, और आप उन सभी को बाहर कर देते हैं जिन्हें शामिल करने की जरूरत है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी। पूर्व जज ने दुख जताते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस ने सबको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अब एक संवैधानिक संशोधन जिसने संविधान को पूरी तरह से बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस के बयान ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यह आरक्षण बरकरार रहेगा या एक बार फिर मोदी सरकार बैकफुट पर आ सकती है। पूर्व जस्टिस के बयान से हड़कंप मच गया है। सवाल मोदी सरकार के फैसले पर उठ रहे हैं तो उद्योगपति गौतम अदानी को लेकर भी मोदी सरकार घिरती दिखाई दे रही है। अदानी का नाम कई आरोपों से घिरा हुआ है, यहाँ तक कि अमेरिकी अदालत ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया है। लेकिन बीजेपी इन पर अपनी जवाबदेही से बचते हुए राहुल गांधी पर ही सवाल उठा रही है और अब अमेरिका ने बीजेपी के सभी दावों को खारिज कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। उद्योगपति गौतम अदानी को लेकर बीजेपी और अमेरिका आमने सामने नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले अमेरिकी उद्योगपति और मीडिया संगठन पर बीजेपी ने आरोप लगाए थे और अब अमेरिका ने बीजेपी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिकी दूतावास के एक प्रवक्ता ने बीजेपी के आरोपों को निराशाजनक बताते हुए कहा कि अमेरिका की सरकार हमेशा से ही दुनिया भर में स्वतंत्र मीडिया की वकालत करती रही है। अमेरिकी सरकार स्वतंत्र संस्थाओं के साथ मिलकर पत्रकारों के पेशेवर विकास और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर काम करती है, लेकिन इन योजनाओं का मकसद इन संस्थाओं के संपादकीय फैसलों को प्रभावित करना नहीं है। दरअसल 3 दिन पहले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मीडिया संगठन OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर एक साथ मिलकर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश करने का आरोप लगाया था। संसद में भी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी और हंगेरियन अमेरिकी व्यवसायी जॉर्ज सोरोस के बीच संबंध का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के OCCRP के साथ संबंध है। OCCRP को अपना सारा पैसा अमेरिकी सरकार और जॉर्ज सोरोस से मिल रहा है, जिस पर काफी विवाद हुआ। कांग्रेस ने साफ तौर पर इन सभी आरोपों से इनकार किया और साथ ही निशिकांत दुबे से माफी की भी मांग की। और अब अमेरिका ने कहा कि यह बेहद निराशाजनक है कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी इस तरह के आरोप लगा रही है। ऐसे में सवाल अब मोदी सरकार पर उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों बीजेपी और मोदी सरकार अदानी को बचाने की कोशिश कर रही है। क्या विपक्ष के आरोप सच हैं? बता दें कि अमेरिका में अदानी, उनके भतीजे सागर और अन्य आरोपियों पर 2020 से 2024 के बीच भारत सरकार के अधिकारियों को $250 मिलियन से ज्यादा की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था, ताकि वे सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर सके। और अब बीजेपी इन आरोपों पर अदानी का बचाव करने के फेर में भारत और अमेरिका के रिश्तों को ही दांव पर लगा रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात सीरिया में हुए तख्तापलट की। सीरिया में विद्रोहियों ने तख्तापलट कर दिया है। सीरिया के सेना अध्यक्ष ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि राष्ट्रपति बशर अल असद परिवार के 50 साल का सत्तावादी शासन अब समाप्त हो गया है। वो देश छोड़कर भाग गए हैं। सीरिया में तख्तापलट के बाद हड़कंप मचा हुआ है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सीरिया में बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए घोषणा की कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। एक तरफ खबर आ रही है कि राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं, वहीं विद्रोहियों का दावा है कि उन्होंने उस विमान को ढेर कर दिया है जिसमें राष्ट्रपति असद के साथ उनका परिवार भी मौजूद था। हालांकि उनके इस दावे की अब तक पुष्टि नहीं की गई है। दरअसल सीरिया में पिछले 11 महीनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच लड़ाई चल रही थी। पहले तो विद्रोहियों ने सीरिया के सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा किया। वहां से वो हमा, होम्स और फिर दारा पहुंचे। बता दें कि दारा वही शहर है जहां से 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी और पूरे देश में जंग छिड़ गई थी। दारा से राजधानी दमिश्क की दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है और विद्रोहियों ने महज 24 घंटे में दमिश्क को भी हथिया लिया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को अपने नियंत्रण में ले लिया।
असद के देश छोड़ने के बाद सीरियाई पीएम ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उनके साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं विद्रोहियों ने कहा है कि सार्वजनिक संस्थानों की बागडोर अब प्रधानमंत्री संभालेंगे। इस संघर्ष की वजह से अब तक 3.70 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। हालांकि लोग असद सरकार के गिरने की खुशी मना रहे हैं, लेकिन इस तख्तापलट ने हिंदुस्तान की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि बशर अल असद की सत्ता में हिंदुस्तान के सीरिया के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन अब इस राजनीतिक बदलाव का फर्क दोनों देशों के रिश्तों पर भी पड़ सकता है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।